हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अभी हम स्टडी कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है। सेकंड लेक्चर के एंड में हमने देखा था कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो कर रहा है उसकी वर्किंग कंसेप्ट क्या है, थ्योरी सारा देखा था हमने। साथ ही साथ ये भी देखा था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर अपने पास एक सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का, कि सॉल्ट ब्रिज कैथोडिक हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की वजह से गैल्वेनिक सेल एक कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क करता रहता है। सही है। साथ ही साथ और देखा जाए तो सॉल्ट ब्रिज एक तरीके से इनर सर्किट को कंप्लीट भी करता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर अपने पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन क्या हम कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर सकते हैं क्या? अगर किसी पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करें, इसकी पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट भी हमने स्टडी किया था कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज बनाया जा सकता है। सही। फिर उसके बाद देखा कि गैल्वेनिक सेल जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ही रहा है तो इस सेल का कोई ना कोई पोटेंशियल बन गया, तो उस पोटेंशियल को अपन ने क्या बोला था, ई सेल। और अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे है तो उस पोटेंशियल को क्या बोला जा सकता है, ई नॉट सेल। सेल पोटेंशियल के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ही बात है। ई सेल का वैल्यू अगर आपको निकालना है, गैल्वेनिक सेल के अंदर दो हाफ सेल हैं, कैथोडिक हाफ, एनोडिक हाफ। दोनों का अपना अपना पोटेंशियल होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के पास अपना पोटेंशियल है, और दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, सेल का पोटेंशियल। ये डिफरेंस कौन सी टर्म में लिया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। तो क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया जाता है और उससे जो सेल बन रहा है उस सेल का सेल पोटेंशियल आपको निकालना होता है। फॉर्मूला यही यूज करना है, और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कल हमने टोटल 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। मान लीजिए कि आपको स्टैंडर्ड स्टेट दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड स्टेट पे सेल पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल बेसिकली क्या आएगा, वही कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। लेकिन इस बार जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा दैट विल बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड स्टेट दिया हुआ है। तो एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। सही है। अब बात आती है अपने पास कि कैथोड और एनोड का जो एसआरपी है ये हमें गिवन होता है हमेशा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड और एनोड किसी भी टाइप का दे रखा हो, ये भी तो किसी ने निकाला होगा ना, है ना। फर्स्ट टाइम तो किसी ना किसी ने ये एक्सपेरिमेंट करके इनके रिडक्शन पोटेंशियल निकाले होंगे। जैसे कि एग्जांपल आपके पास है, एक वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि जिंक की अगर बात करें तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में कितना आता है, 0.76 वोल्ट। अब यह किसी ने तो निकाला हुआ है, जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है। ये कैसे, कौन सा ऐसा तरीका फॉलो किया गया जिससे कि आप ये निकाल सकते हो। तो सबसे पहला आज के लेक्चर का जो टॉपिक अपने पास है वो यही है कि आपको क्या करना है, एक हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हाफ सेल मतलब कि कैथोड की बात हो रही है या एनोड की बात हो रही है, इनका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। एक नई टाइप के इलेक्ट्रोड फिर हम पढ़ेंगे, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बेसिकली जरूरत क्या है, ऐसा मतलब ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही हम अलग से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कितनी और डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड अपने पास है, उन सभी का स्टडी आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये पर्टिकुलरली टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही सिंपल होगा और क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है। फॉर्मूला आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यही जो भी लिखा हुआ था कि सेल आपको बना के दिया जाएगा या सेल का रिएक्शन बना के दिया जाएगा और उस सेल का पोटेंशियल आपको बताना है। तो सेल का पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन है, फाइंड
सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट। चलो एक सुविधा और कर दी इसने कि आपको स्टैंडर्ड स्टेट पहले ही दिया हुआ है, मतलब आपको क्या निकालना है सेल पोटेंशियल में, ई सेल निकालना है या ई नॉट सेल निकालना है। तो आप बोलोगे सर कि ई नॉट सेल निकालना है बिकॉज स्टैंडर्ड स्टेट इज गिवन ऑफ फॉलोइंग सेल। सेल बना के नहीं दे रखा है इसने, सेल का रिएक्शन दे रखा है। सेल का रिएक्शन बड़ा आसान है, Sn जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe3 प्लस एक्वस आयन के साथ रिएक्शन करता है तो Fe3 प्लस का रिडक्शन हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, +3 से +2 में चला गया, और Sn को ये इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे तो Sn कहां चला जाता है, 0 से +2 में चला जाता है। डेटा क्या दे रखा है, E नॉट Sn2 + 2 Sn सॉलिड, E नॉट Fe3 + 2 Fe2+, दोनों आयन है, मतलब दोनों कौन से स्टेट में होंगे, एक्वस स्टेट में। यहां पर Sn2 प्लस एक्वस स्टेट में होगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। आगे बात करते हैं, ये वैल्यूज आपको दे रखी है। लेट अस अज्यूम कि ये वैल्यू है 0.34 और ये वैल्यू है 0.84। अपने हिसाब से मैंने वैल्यूज बना दिए। तो आपको ये जो पर्टिकुलर सेल बना है इसका सेल पोटेंशियल बताना है। सेल पोटेंशियल कहां पे बताना है, स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो फॉर्मूला बताओ, E नॉट सेल इज इक्वल टू SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। वो सिंपल है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखे हैं क्या, अगर मान लो कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं तब भी चलेगा, लेकिन आप बस ये नॉट देखो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखे हैं। Fe3 + 2 Fe2+ रिडक्शन, Sn2 + 2 Sn रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखे हैं। अब आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। कैथोड कौन सा होता है बेटा, जहां रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन अपना किसका हो रहा है, Fe3+ आयन का, तो ये हो जाएगा कैथोड। एनोड कौन सा होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है। Sn 0 से +2 में चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, तो Sn वाला जो इलेक्ट्रोड है अपने पास दैट इज एनोड, और Fe3+ आयन पे जो इलेक्ट्रोड है अपने पास दैट इज कैथोड। तो बताइए कैथोड का SRP कितना है, 0.84 माइनस एनोड का SRP कितना है, और ये पहले ही एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये दोनों SRP ही दे रखे हैं। एनोड का SRP कितना है Sn वाले का, 0.34। 0.84 में से 0.34 अगर गया तो कितना बच गया, ये 0.5 वोल्ट। सेल पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो स्टैंडर्ड स्टेट पे इस पर्टिकुलर सेल का जो पोटेंशियल आया है ई नॉट सेल दैट इज 0.5 वोल्ट। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अभी हम थोड़ा सा एक ये प्रेडिक्शन भी करना चाहते हैं कि अगर मान लो कि कोई आपके पास ई सेल का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, इन टॉपिक्स पे भी आएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि ई सेल का वैल्यू आपको दे रखा है कोई सेल बना के, तो उस ई सेल की वैल्यू से आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सेल के अंदर जो पर्टिकुलर केमिकल्स हैं क्या वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर उन्होंने रिएक्शन करना अब स्टॉप कर दिया, एक तरीके से डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट बन गया है, या फिर वो केमिकल्स मिलकर रिएक्शन कर ही नहीं सकते। इसका मतलब एक तरीके से बोला जाता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ये सब आपको क्या देख के बताना है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू देख के बताना है। तो नेक्स्ट एक और थ्योरेटिकल पॉइंट अपन देख लेते हैं, प्रेडिक्शन ऑन रिएक्शन नेचर बेस्ड ऑन सेल पोटेंशियल। लेट अस से कि अपने पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। अभी मैं क्या करूंगा कि ये जो प्रेडिक्शन है वो थ्योरेटिकली करेंगे, और चाहे तो इस प्रेडिक्शन को अपन मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करके भी कर सकते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके आप आंसर बता सकते हो। कभी भी ये बताइए कि अगर आपको स्पॉन्टेनिटी बतानी होती है रिएक्शन की,
जैसे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे है, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो आपको याद आ रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए अपने पास एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है, दैट इज व्हाट, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज नेगेटिव है, जीरो है या फिर पॉजिटिव है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज अगर नेगेटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज जीरो होता है तो क्या बोलते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। और गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज अगर ग्रेटर देन जीरो है, दैट मींस दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता है, और अगर आप नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाना चाहते हैं तो बेसिकली आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चाहें तो ये डेटा यूज करके भी रिएक्शन का नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं विदाउट फॉर्मूला। तो ई सेल अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि सेल का पोटेंशियल है। जैसे कि सेल का पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, कुछ भी आ गया। तो यार जब सेल का पोटेंशियल आ जाता है, बैटरी का पोटेंशियल आ जाता है, तो अपन बोलते हैं ना कि भाई बैटरी तो वर्क करेगी। अगर आप इस बैटरी का कनेक्शन कर दोगे तो उसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगा। करंट फ्लो होने लग जाएगा मतलब बैटरी काम कर रही है। तो बैटरी काम कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करके कुछ केमिकल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर बैटरी वर्क कर रही है मतलब ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो। और इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर रहे हैं। अगला क्या आ सकता है कि अगर मान लीजिए कि ई सेल का वैल्यू क्या है, जीरो। ई सेल का वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जीरो है। इसका मतलब कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, बराबर है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ही नहीं हो रहा है। सेल काम नहीं कर रहा है। सेल काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि सेल के अंदर जो केमिकल स्पीशीज हैं वहां पर एक तरीके से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। नेट मूवमेंट ना तो फॉरवर्ड में ना बैकवर्ड में कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ई सेल का वैल्यू अगर जीरो है तो आप क्या बोलोगे कि सेल के अंदर प्रेजेंट जो रिएक्शन हो सकती है वो कहां आ चुकी है, इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है। एक और केस बनता है, और ये केस देखना, ये बहुत ही घटिया केस है कि ई सेल का वैल्यू नेगेटिव है। अब आप खुद सोचो कि ई सेल का वैल्यू नेगेटिव है, इसका कोई मीनिंग बनता भी है क्या? बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब ऐसा कैसे हो पाएगा? इसका मतलब तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, पहले तो ये देखना कि ई सेल का मतलब पॉजिटिव है। उसका मतलब आपको पता हो गया कि बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने से केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, दैट केमिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी काम कर रहा है। तो मान लो कि अपने पास उसके अंदर केमिकल्स हैं और वो रिएक्शन कर रहे हैं ए से बी जाने के लिए, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है। जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, और इसीलिए सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ए से बी अगर हम जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो एक बात बताना कि अगर बी से ए जा सकते ही नहीं है ना। ए अगर बी बनाना चाहता है तो बी ए क्यों बना देगा, अपने आप ही थोड़ी बना देगा। इसका नेचर ही क्या है, ए से बी की तरफ जाने का। ए से बी की तरफ अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो बी से ए की तरफ क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप तो नहीं हो जाएगी, आपको एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा इस रिएक्शन को करवाने के लिए, तो शायद हो जाए। सही है। तो ई सेल अगर अपने पास लेस देन जीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि सेल के कनेक्शन आपने है ना उल्टे बना दिए हैं। सेल में जैसी रिएक्शन होनी चाहिए जिसकी वजह से सेल का पोटेंशियल आना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, कनेक्शन उल्टे बना के उल्टी रिएक्शन करवाना चाहते हो। उल्टी रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो बैटरी वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने नहीं वाली है।
ई सेल अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, ई सेल अगर अपने पास इक्वल टू जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम पे है, और ई सेल अगर नेगेटिव है इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है विच विल बी नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये तो हमने क्या किया कि थ्योरेटिकल रीजनिंग दे दी इसकी। अब हम चाहें तो इसको एक फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला अपने पास सही सी, किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फंक्शन जो होता है इससे हम निकालते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन, एंड इफ दिस चेंज इज नेगेटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इफ दिस चेंज इज जीरो इक्विलिब्रियम, एंड इफ दिस चेंज इज ग्रेटर देन जीरो देन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि सर डेल्टा जी निकालूंगा कैसे? डेल्टा जी का तो फॉर्मूला मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो केवल ई सेल है। तो ठीक है, एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपन। ई सेल और डेल्टा जी के बीच में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे अपन बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस तो बेसिकली अपन आगे करेंगे, फिलहाल अभी अपन केवल वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, ये होता है। किसी सेल की बात करें तो सेल का पोटेंशियल होता है, और सेल के पोटेंशियल को रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से अगर रिलेट करना चाहें तो ये फॉर्मूला अपने पास आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। एन क्या होता है अपने पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। ठीक है, कैथोड कितना इलेक्ट्रॉन खा रहा है या एनोड कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेसिकली दोनों बराबर ही होंगे। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, एफ हो गया अपने पास फैराडेज कांस्टेंट, और ई सेल हो गया सेल का पोटेंशियल। और अगर मान लो कि स्टैंडर्ड स्टेट की बात है तो स्टैंडर्ड स्टेट पे गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज को क्या बोलेंगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF, और स्टैंडर्ड स्टेट पे सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल। सही है, अब कर लेते हैं वापस से। अगर मान लीजिए कि ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। इफ ई सेल इज पॉजिटिव, बैटरी वर्क करता है इसमें, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा बेटा? नेगेटिव। मतलब क्या आ गया? आंसर तो वही आएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इफ ई सेल इज जीरो तो डेल्टा जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो गया मतलब क्या एस्टेब्लिश हो चुका है? इक्विलिब्रियम। सिमिलरली ई सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव है, घटिया कैसे? ई सेल की वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी? लेकिन मान लो कि नेगेटिव है, ठीक है, आप चाहते हो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही, आपके मन में ही हो रही, होगी कभी भी नहीं हो सेल के अंदर, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या इंडिकेट करेगा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका मतलब जिस रिएक्शन पे आप ध्यान दे रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो सेल वर्क नहीं करेगा, सेल वर्क नहीं करेगा तो ऐसी कोई सिचुएशन फेस करना ही नहीं पड़ेगा। थ्योरेटिकली भी आपने ई सेल के ऊपर बेस्ड इन चीजों को प्रेडिक्ट किया, और अगर आपने फॉर्मूला यूज किया तो फॉर्मूले के बेसिस पे भी गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो अपने पास नेचर ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकता है। एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर बेस्ड। मैं क्या करता हूं कि तुम्हें क्वेश्चन में रिएक्शन दे देते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वेदर दिस रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। और रिएक्शन में जो डेटा आपको प्रोवाइडेड है उससे आपको क्या निकालना होगा? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि यही आपको क्या बताता है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। या फिर क्या निकालना होगा? ई सेल, क्योंकि ई सेल से भी आप बता सकते हो कि रिएक्शन का जो नेचर है वो क्या है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, प्रेडिक्ट feasibility of following reaction at standard state। ये भी इसने बोला हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट दिया हुआ मतलब कि 1 बार प्रेशर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन इसने लिखा हुआ है 2Fe3 प्लस 2I माइनस, इससे बन गया क्या? I2 प्लस 2Fe2 प्लस। ये रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है पता करना है। डेटा देख लो,
डेटा आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड स्टेट की बात है, तो आपको स्टैंडर्ड स्टेट पे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाएगा। और मुझे इतना अंदाजा लग गया कि ये रिएक्शन अगर आपको दे रखा है तो इसमें आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि ये कैथोड एक एनोड है, कैथोड और एनोड को मिलके मान लो कि सेल बन रहा है, तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से आपको सेल का पोटेंशियल बताना पड़ेगा। सेल का पोटेंशियल अगर आपने बता दिया तो ये प्रेडिक्शन अपने आप ही आएगा। तो ई नॉट अपन को दे रखा है Fe3+ टू Fe2+, आयरन वाली जो इलेक्ट्रोड है 0.77, और I2 से जो I- जा रहा है उसका है दे रखा है 0.54। प्रेडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेल का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अब ये बताओ सेल पोटेंशियल में क्या निकल के आएगा, ई सेल निकल के आएगा या ई नॉट सेल निकल के आएगा? स्टैंडर्ड स्टेट वाला डेटा है तो ई नॉट सेल निकल के आएगा। ई नॉट सेल अपने पास क्या हो जाएगा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एनोड वाला भी एसआरपी ही है। अब कैथोड कौन सा है, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, +3 से कहां चला गया +2, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, तो ये हो गया कैथोड। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, -1 से कहां चला गया 0, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये हो गया अपने पास ऑक्सीडेशन, और क्या हो गया एनोड। तो कैथोड मतलब कि Fe3+ वाले का एसआरपी, क्या ये एसआरपी ही दे रखा है, रिडक्शन में ही दे रखा है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड स्टेट में है मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। आगे I2 0 से -1, ये भी रिडक्शन है मतलब ये भी एसआरपी दे रखा है। तो कैथोड वाले का एसआरपी अपने पास कितना है 0.77, एनोड वाले का I2 से I- वाले का जो एसआरपी है वो कितना है 0.54। कितना आ जाएगा ये अपने पास 0.23 वोल्ट। ई सेल की वैल्यू कैसे आ रही, सॉरी ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलरली सेल है ये काम करेगा, और यहां पर सेल नहीं दिया हुआ, यहां पे ये रिएक्शन दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सेल के अंदर भी क्या होती है रिएक्शन ही तो होती है। तो अगर मान लो कि इस रिएक्शन को अपन किसी सेल के अंदर करवाएं तो ये रिएक्शन क्या करेगा, केमिकल एनर्जी रिलीज करेगा, और सेल उस केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन दिस रिएक्शन इज फीजिबल, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सही है। अब आते हैं आज के लेक्चर के जो मेन टॉपिक है अपने पास, और वो मेन टॉपिक क्या है कि जितनी भी इलेक्ट्रोड है ये, जैसे कि डेनियल सेल वाली इलेक्ट्रोड वापस से याद करो कौन कौन सी थी, जिंक और कॉपर की, जितनी भी इलेक्ट्रोड है या जितने भी हाफ सेल है, इन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। जो भी आपको ये वैल्यूज मिलती है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये किसी ना किसी ने तो पहली बार तो निकाली होगी ना, उसके बाद तो निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हर किसी इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ रहा है, चाहे ऑक्सीडेशन वाला है चाहे रिडक्शन वाला, उसको हम क्या करेंगे एक टेबल बना के लिख लेंगे हमेशा के लिए। किसी को भी अगर वहां से वैल्यू यूटिलाइज करना हो तो उस टेबल को देखो। लेकिन पहली बार तो किसी ने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट किया होगा। तो अगला टॉपिक अपने पास क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल मतलब क्या हो गया, या तो कैथोड की बात है, कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात है, या फिर एनोडिक कंपार्टमेंट की बात है। तो जैसे मान लो कि मैं जिंक वाला इलेक्ट्रोड बना देता हूं, यह जिंक है अपने पास, ठीक है। जिंक को मैंने किस में डिप किया हुआ है, Zn2+ आयन के सॉल्यूशन में। Zn2+ आयन का सॉल्यूशन मान लेते हैं कि कौन सा है, जिंक सल्फेट। तो यहां पे किसका प्रेजेंस होगा, Zn2+ आयन प्रेजेंट होंगे। जिंक की आदत क्या होती है सबको पता है, जिंक सॉलिड से Zn2+ आयन सॉल्यूशन में निकालता रहता है। तो Zn2+ जब बनेगा ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन पीछे छूट जाएंगे, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम ऐसे आ जाएगा। तो Zn की रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। Zn2+ सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर Zn2+, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन पे नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी सॉल्यूशन पे पॉजिटिव आ जाएगा। और रोड पे अपने पास क्या आ रहा है, देख ही रहे हैं अपन, नेगेटिव चार्ज आ रहा है।
नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकालना है? तो पोटेंशियल निकालने के लिए अपने पास एक मीटर है ना, वोल्ट मीटर होता ही है ना, तो अपन क्या करें, इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। कर दिया? तो क्या ये वोल्ट मीटर इस पर्टिकुलर सिस्टम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता पाएगा क्या? सोच लो यार, मतलब बता ही नहीं सकता, सबको पता है सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, ये काम ही कैसे करेगा विदाउट, है ना, विदाउट अगर आपको यहां पे देखना है कि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है तो ये वोल्ट मीटर कैसे रीडिंग दिखा सकता है? तो अभी तो आपको लग गया होगा कि हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बनाने में क्या परेशानी है, क्योंकि हाफ सेल से मिलकर कंप्लीट सेल थोड़ी बनता है, दो हाफ सेल लगाने पड़ेंगे तब कंप्लीट सेल बनेगा। तब कंप्लीट सेल में क्या होगा, सेल का रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा या कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है उसका आंसर हम कहां से ला सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा दो बीच में, ये रीडिंग आपको दे देगा। अभी तो नहीं दे सकता, तो क्या करना पड़ेगा कि वोल्ट मीटर को अगर काम करवाना ही है तो एक हाफ सेल और लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दो हाफ सेल अपने पास हो गए, तो इस वोल्ट मीटर में कोई ना कोई रीडिंग आ सकती है अगर ये सेल वर्क कर रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज वगैरह लगा हुआ है सब। लेकिन फिर अगेन वापस से वही दिक्कत आ जाएगी कि यहां पर वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग है उसको क्या बोलेंगे अपन, ई सेल, दैट विल बी इक्वल टू एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अगेन दो वेरिएबल हो जाएंगे, कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दो वेरिएबल है, इक्वेशन कितना, ए के आंसर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो सेकंड हाफ सेल आपने यूज किया है, इस सेकंड हाफ सेल का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से ही पता है, इसको मान लेते हैं कैथोड और इसको मान लेते हैं एनोड। एसआरपी ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड स्टेट की बात करूं तो पता है ये, माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एनोड हम कोई भी डिजायर्ड इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। सेल कंप्लीट हो गया, सेल काम कर रहा है, तो ये वोल्ट मीटर अपने पास सेल के पोटेंशियल की रीडिंग बता देगा। एसआरपी ऑफ कैथोड आपको पता है और एसआरपी ऑफ एनोड आप इस रिएक्शन से पता कर सकते हो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी अपने को ये अंदाजा लग चुका है कि अगर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट सेल ही बनाना पड़ेगा, यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन साइड में जो इलेक्ट्रोड यूज करूंगा उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे हमेशा ही पता होगा, ठीक है। अब यहां से बात आ जाती है कि यार ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपन किसको कंसीडर करें, और साथ ही साथ इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लें। तो यहीं से अपने पास एक सिस्टम डेवलप होता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपन किसको कंसीडर करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है, वर्ड्स ध्यान से सुनना, कंसीडर करते हैं वो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है दैट इज 0। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा चूज करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड स्टेट में तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कंसीडर किया जाता है, 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं और इलेक्ट्रोड को बना के फिर किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपने पास SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। SHE शी मत पढ़ना, इसको SHE ही पढ़ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड अपने पास बेसिकली कैसा होता है, हाइड्रोजन गैस ही है, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में यहां से हाइड्रोजन गैस आ रही है। अब हाइड्रोजन गैस आ रही है, सब्सटेंस अपने पास कौन है, हाइड्रोजन गैस। तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी सब्सटेंस है उसके आयन यहां पर इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां किसका प्रेजेंस होना चाहिए, बेसिकली H+ आयन से। अच्छा, H+ आयन कहां से आ सकते हैं, तो बोलेंगे सर H+ आयन तो एसिड से आते हैं ना। बिल्कुल सही बात है कि H+ आयन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोई एसिडिक सॉल्यूशन रखना पड़ेगा।
लेकिन एक बात फिर ध्यान में रख लेना, एसिड से H+ आते हैं तो क्या बेस से H+ नहीं आ सकते हैं क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर बेसिक सॉल्यूशन रख दूं तो उसमें OH- आयंस की प्रेजेंस ज्यादा होगी, लेकिन H+ आयन भी तो होंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कुछ ना कुछ याद आ रहा है? H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन, दैट मस्ट बी इक्वल टू Kw। अगर यहां पर बेस का प्रेजेंस है तो OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी, जैसा कि 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻12, लेकिन H+ आयन तो होगा। तो फिलहाल ये मत सोचो कि H+ आयन आ कहां से रहा है। H+ आयन चाहे तो एसिड से भी आ सकता है, चाहे तो न्यूट्रल वाटर से भी आ सकता है। वाटर का भी सेल्फ डिसोसिएशन होता ही है। वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है? 10⁻14, और उस हिसाब से H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है प्योर वाटर में? 10⁻⁷, बहुत कम है, लेकिन है तो सही। हाइड्रोजन गैस है तो नीचे क्या होगा अपने पास? H+ आयन। और जब ये हाइड्रोजन गैस H+ आयन में कन्वर्ट हो रही है तो क्या करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। या H+ आयन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम पढ़ेंगे। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एज अ कैथोड यूटिलाइज कर सकते हैं, एज अ एनोड यूटिलाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। हाइड्रोजन गैस है, इधर क्या अपने पास? H+ आयन है। अब एक बात थोड़ा सोचना कि ठीक है कि हाइड्रोजन गैस ने H+ आयन बन गया ना, एक बस वैसे ही लिख देता हूं मैं, 2H+ आयन। तो क्या किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो बताइए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकले हैं, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को उठा के हमें आउटर सर्किट में पहुंचाना है, तभी तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तभी तो चार्ज फ्लो होगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा, और तभी हम इसको इलेक्ट्रोड बोल पाएंगे। तो क्या हाइड्रोजन गैस इन इलेक्ट्रॉन को उठा के ले जाएगी क्या? गैस से थोड़ी कनेक्शन होता है। और गैस का इलेक्ट्रॉन को कैरी करके क्या सर्किट कंप्लीट कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगाना पड़ेगा अपन को? यहां पे एक कंडक्टिंग वायर लगाना पड़ेगा, और वो कंडक्टिंग वायर अपने पास किसका होता है? प्लैटिनम वायर। तो वापस से कुछ ध्यान आ रहा है? एक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहां पर अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है तो ये किसका एग्जांपल हुआ? एक्टिव इलेक्ट्रोड का या इनर्ट इलेक्ट्रोड का? तो मैं बोल रहा हूं इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल हुआ। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? ऐसा इलेक्ट्रोड जो केवल इस पर्टिकुलर हाफ सेल में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को या कंज्यूम होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ भी हो सकता है, कैरी करने का काम करता है, जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। प्लैटिनम का यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। रिएक्शन केवल किसके बीच में हो रहा है? हाइड्रोजन गैस और H+ आयन के बीच में। या तो H+ आयन इलेक्ट्रॉन खा के हाइड्रोजन गैस बना रहे, या फिर हाइड्रोजन गैस H+ आयन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने का काम कौन करेगा? प्लैटिनम वायर। तो ये जो इलेक्ट्रोड का सेटअप मैंने बनाया है, इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब बोल सकते हैं? बताओ भाई। जब हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना हो? 1 बार, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो? 1 मोलर, और टेम्परेचर कोई भी स्पेसिफाइड चलेगा, लेकिन मोस्टली आपको क्या मिलता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने बना लिया। अब बताओ, इलेक्ट्रोड का जो बेसिकली फिगर है वो तो बना लिया। अब हमें क्या करना है कि इस इलेक्ट्रोड को अगर एज अ कैथोड बनाना है तो क्या रिएक्शन होगी? एज अ एनोड बनाना है तो क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन होने के साथ साथ इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? क्योंकि IUPAC रिप्रेजेंटेशन आपको पूरा सेल का नोटेशन बनाने में काम आता है। सही है? तो अगर SHA की बात करें और इसको मान लेते हैं कि एज एनोड अगर ये काम कर रहा है, तो एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो हाइड्रोजन गैस यहां पे क्या बनाएगा? 2H+ एक्वस आयन, और क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो एज अ एनोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये अपने पास हाफ सेल का रिएक्शन हो गया। इंडिकेशन कैसे आता है बेटा? एनोड को कहां इंडिकेट करते हैं? लेफ्ट साइड में, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में। फिर बताया था मैंने कि जो भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने का काम करेगा,
उस इलेक्ट्रोड को कहां इंडिकेट किया जाता है, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट में। अभी राइट में जाने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि कंप्लीट सेल तो बना ही नहीं रहा हूं मैं, तो बस इस हाफ सेल की बात कर रहा हूं कि इस हाफ सेल का इंडिकेशन कैसे होगा। तो इलेक्ट्रोड अपने पास कौन है, प्लैटिनम वायर से ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, सॉलिड है। और H प्लस आयन अपने पास कैसे है, एक्वस। एक्वस और सॉलिड के बीच में फेज बाउंड्री तो आनी है, इसीलिए वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल किया गया। फिर बाकी आपको जैसा दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन में जिस तरीके से रिएक्शन होनी चाहिए वो रिएक्शन आप इंडिकेट करो। तो H2 गैस से अपने पास क्या बन रहा है, H प्लस एक्वस आयन। साथ ही साथ एक बात और बताई थी कि जो भी इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में आयन होते हैं वो हमेशा कहां होते हैं, सॉल्ट ब्रिज के पास में ही आते हैं। तो आपने ये एक तरीके से सही लिखा है। अगले पे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज अ एनोड ट्रीट करें, सॉरी एज अ कैथोड ट्रीट करें। अब तो फिगर आ गया होगा, मिटा देते हैं इसको। कैथोड ट्रीट करेंगे तो कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन खाना। तो हाइड्रोजन गैस तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी खा सकती है, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन खाएंगे। तो H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन खाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। बाकी बैलेंस कर लो। अच्छा, इस रिएक्शन को आप है ना ऐसे लिखो, +1 इलेक्ट्रॉन, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि इनके सामने ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा रहे हो, इनसे हो ही क्या रहा है, यहां पर रिएक्शन बैलेंसिंग की बात थोड़ी चल रही है। यहां पे किसकी बात चल रही है कि हाफ सेल में अपने पास कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है। अब H2 बोलो या हाफ H2 बोलो, स्पीशीज तो H2 ही है। सिमिलरली 2H प्लस बोलो या H प्लस बोलो, स्पीशीज अपने पास क्या है, H प्लस एक्वस आयन है। तो जिन स्पीशीज की बात चल रही है, जिन स्पीशीज के बीच में ये रिएक्शन हो रही है, जिनकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, उसको आप किसी भी तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। लेकिन यूजुअली अगर आप इस तरीके से इंडिकेट करोगे तो रिएक्शन को आपको कंप्लीट सेल की रिएक्शन बनाने में भी आसानी रहेगी। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रॉन खा गए, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, एज अ कैथोड आपने इसको ट्रीट किया है। ये इसकी हाफ सेल की रिएक्शन हो गई, ये इधर हाफ सेल की रिएक्शन हो गई। इंडिकेशन, ये IUPAC नोटेशन कैसे होगा, कैथोड सॉल्ट ब्रिज के राइट में ही आता है। राइट में आएगा तो क्या होगा, एक्सट्रीम राइट पे तो क्या होगा, अपने पास प्लैटिनम वायर, इलेक्ट्रोड को लिखना चाहिए। बीच में मैंने क्या लगाना है, फेज बाउंड्री लगानी है। और यहां पे क्या हो रहा है, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन खा के क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। और रिडक्शन को लिखना है तो H प्लस आयन अपनों को कहां लिखना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज के पास में। जो भी इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में आयन होता है उसको कहां लिखना होता है, सॉल्ट ब्रिज के पास में। तो ये इसका IUPAC नोटेशन हो गया, ये इसकी सेल रिएक्शन हो गई। वापस से एक बार देख लो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है कि एक कंटेनर होता है, उसमें H प्लस आयन का इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन होता है और बाहर से हम H2 गैस को सप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन की बात है तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, 1 बार प्रेशर होना चाहिए। अब यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, या तो H2 से 2H प्लस बनेगा या 2H प्लस से H2 बनेगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या कहलाएगा, एनोड। रिडक्शन होगा तो क्या कहलाएगा, कैथोड। और दोनों को नोटेशन, ये नोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये नोटेशन इसी तरीके से होना चाहिए। एज अ एनोड इस तरीके से लिखेंगे, एक्सट्रीम राइट में कौन होगा या एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन होगा, प्लैटिनम वायर। सॉल्ट ब्रिज के पास कौन होगा, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का आयन। और उसके साइड में कौन होगा, ऐसी स्पीशीज जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। वो स्पीशीज यहां पे कौन है, हाइड्रोजन गैस। सही है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने पढ़ लिया। अब क्या करें अपन, इसके बारे में एक दो बातें लिख देते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो कितना कंसिडर किया जाता है, 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कंडीशन है 1 मोलर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, 1 बार हाइड्रोजन गैस का प्रेशर होना चाहिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड potential is a convenient reference electrode against which electrode potential of all other half cell are calculated।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा अपने पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसके अगेंस्ट बाकी सभी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए जाते हैं. एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE? दैट इज 0. सेकेंड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज 0. तो आप पूछेंगे कि सर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा वाला 0 है, रिडक्शन वाला 0 या ऑक्सीडेशन वाला 0 है? तो एक बात बताओ यार, चाहे ऑक्सीडेशन वाला हो चाहे रिडक्शन वाला हो, एक बार अगर 0 आ गया, जैसे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैंने क्या बोल दिया 0, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा 0. दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो चाहे SRP की बात करें चाहे SOP की बात करें, किसकी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो कितना निकल के आता है? 0. कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड को? E0. SRP को कैसे लिखेंगे रिडक्शन के टर्म में? H+H2. रिडक्शन को कैसे लिखेंगे? H+H2. और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड को कैसे लिखेंगे? H2H+. कितना होता है बेटा? ये 0 ही होता है. ठीक है. अब बोलोगे कि सर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है क्या? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही तो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? H2H+ में जाता है या फिर H+H2 में जाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी आर यूजिंग दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सही है. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जाम्पल कैसा होगा कि आप सेटअप ही बना के दो कि किसी ने जब जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया होगा तो कैसे किया होगा, पूरा सेटअप बना के दो. तो ठीक है भाई, बना देता हूं. जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया होगा कि एक तरफ तो जिंक वाला हाफ सेल रखा होगा और एक तरफ क्या रखा होगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सही है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. Draw a cell that can give electrode potential, that means standard electrode potential of zinc electrode. ठीक है भाई, सही है. अब बात आती है यहां पे कि जिंक इलेक्ट्रोड का अगर आप या जिंक हाफ सेल का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है. पहली बात तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों बताएंगे अपन? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बताएंगे. और उन सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब निकल आता है ना किसी के पास, तो उसको नोट करके एक सीरीज बना लेता है, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. वो आगे पढ़ेंगे. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही आपको जिंक का बताना है. तो कैसे बताएंगे? इस इलेक्ट्रोड का SHE के साथ एक गैल्वेनिक सेल बना लेंगे. सेल के अंदर सेल काम करेगा तो सेल का कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो हमें वोल्ट मीटर बता देगा. सेल के पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. उस फॉर्मूले से जिंक वाले इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड का मुझे पता है. सही है. तो अब देखना प्रॉब्लम क्या आ रही है. प्रॉब्लम ये आ रही है भाई कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ आप इसका सेल बनाओगे और ऐसा सेल जो काम करे, नहीं काम करेगा तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या दिखाएगा? तो जिंक वाले इलेक्ट्रोड को और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड को, किसको आप कैथोड रखोगे, किसको आप एनोड रखोगे? बता दो भाई, किसको कैथोड रखोगे, किसको एनोड रखोगे? तो एक जवाब तो क्या हो सकता है सर कि सर किसी को भी कैथोड एनोड रख दो. ठीक है, सेल बना दो, बीच में वोल्ट मीटर लगा दो, रीडिंग दिखाया तो सही हुआ है, और रीडिंग नहीं दिखाया तो वापस से कनेक्शन उल्टा कर दो, फिर रीडिंग दिखा देगा. तुक्का तो लगा ही सकते हैं, बिल्कुल सही बात है. लेकिन आप खुद ही देख लो कि जब भी आप दो इलेक्ट्रोड, एक तो कैसा है अननोन और दूसरा कैसा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड को मिला के अगर आप सेल बनाओगे तो सेल का क्या आएगा? सेल पोटेंशियल. स्टैंडर्ड स्टेट में तो क्या आएगा? E0 सेल. E0 सेल अपने पास क्या हो गया? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड. अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बनाओगे कि एनोड बनाओगे, डिपेंड करता है कि आपको इस E सेल या E0 सेल की वैल्यू क्या चाहिए? पॉजिटिव. तभी सेल काम करेगा, तभी वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा.
तो उसके लिए कैथोड का जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एसआरपी वाला। कैथोड एसआरपी मस्ट बी ग्रेटर देन एनोड एसआरपी। सही है। तो अगर मान लो कि क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड बनाना है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसआरपी कितना होता है, 0। तो एनोड का एसआरपी क्या होना चाहिए, 0 से कम, तब जाके ये डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर मान लो कि SHE मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपको एनोड बनाना है, तो एनोड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कैथोड का क्या आना चाहिए फिर, 0 से ज्यादा, ताकि ये डिफरेंस कितना आ जाए, पॉजिटिव। ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या एक ऐसा सेल डिजाइन करना है जिससे कि आप जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता पाए। ठीक है। सबको पता है कि जिंक की जो टेंडेंसी होती है, जिंक वाला जब इलेक्ट्रोड बनाता है जिंक मेटल को जिंक के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करने के बाद, तो जिंक की टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडाइज होने की आती है। फिलहाल तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ना, उसी इंफॉर्मेशन से मैं सेल डिजाइन कर दूंगा। मुझे पता है कि जिंक की टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडाइज होने की होती है। जिंक अपनी रोड में से Zn2+ निकाल देता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है वहीं पे। तो जिंक का टेंडेंसी अगर ऑक्सीडाइज होने का होता है, तो जिंक को क्या कर सकते हैं अपन, ऑक्सीडाइज। दैट मीन्स कि क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या बना देंगे, कैथोड बना देंगे, और ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन हो गया अपने पास। तो आप क्या बनाओगे, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना आता ही है। जिंक एक मेटल होती है और जिंक 2+ आयन, दैट मीन्स जिंक सल्फेट को ही ले लेते हैं, उसके इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन में इसको डिप कर देते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज बना दिया ताकि अपने पास सेल काम तो करे कम से कम। और यहां पे क्या बनाना है आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या किया मैंने, एक प्लैटिनम वायर निकाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा अपने पास, H+ आयन का इलेक्ट्रोलाइट होगा। और ये प्लैटिनम वायर यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। सही है। इधर से कौन सी गैस आनी चाहिए, हाइड्रोजन गैस आनी चाहिए। और अब जब ये दोनों इलेक्ट्रोड मैंने बना दिए, कैथोड और एनोड, इधर वाला क्या है, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इधर वाला क्या है, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब क्या करना कि दोनों कैथोड और एनोड को कंबाइन कर देंगे, तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगा। तो ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट किससे करें अपन, वोल्ट मीटर बीच में डाल देते हैं, ताकि ये वोल्ट मीटर इस पर्टिकुलर सेल का पोटेंशियल निकाल के हमें दे दे। रीडिंग आ जाएगी यहां पे। सही है। क्या निकालना है भाई, E0। E0 मतलब क्या हो गया कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है। तो आपको ये कंडीशंस कैसी बनानी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है 1 मोलर बनाना पड़ेगा। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बार पे प्रेशर पे आना पड़ेगा। और टेम्परेचर कोई भी स्पेसिफाइड हो सकता है, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड अपन रखते हैं। ठीक है। अब बता दो, अब ये सेल वर्क कर रहा है और इस सेल में वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 0.76 वोल्ट। ठीक है। तो सेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E0 सेल दैट इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड स्टेट में सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है 0.76 वोल्ट, विच इज इक्वल टू, कैथोड अपने पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, 0 माइनस SRP ऑफ एनोड। एनोड अपने पास किसकी है, जिंक वाले की। और क्या इंडिकेट करना, SRP। तो E0 लिख दिया स्टैंडर्ड के लिए। रिडक्शन के लिए क्या लिख दूंगा, Zn2+ टू Zn सॉलिड। तो कितना आ गया भाई, ये Zn2+ टू Zn सॉलिड अपने पास आ गया -0.76 वोल्ट। जिंक वाले इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया -0.76 वोल्ट। और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आया है वो कौन सा है, रिडक्शन वाला। आप चाहें तो ऑक्सीडेशन वाला भी बता सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट कर दो। ऑपोजिट करना है तो माइनस की जगह वापस से इधर क्या आ जाएगा, प्लस।
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड वाला 0.76 वोल्ट। अब देखो एक बार, जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ रहा है 0.76 वोल्ट, जीरो से ज्यादा आ रहा है, जीरो से ज्यादा आ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आ रहा है बेटा ज्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ये क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। और हमें पहले ही पता था, इतनी देर से मैं यही बोल रहा था कि जिंक की आदत क्या होती है, ऑक्सीडाइज होने की आदत होती है अगर उसकी रोड को इसके इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए। तो यहां से भी प्रूव हो रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ रहा है, जीरो से ज्यादा। और जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो से ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल जीरो से ज्यादा होता है वो रिड्यूस होना चाहता है। सही है, सेल भी काम कर रहा था, इसीलिए सेल ने अपने पास रीडिंग कितना दिया 0.76 वोल्ट। और हमने कैथोड और एनोड को भी सही चूज किया। ओके, वही बोले कि यार कॉपर का यूज करो आप। अच्छा, कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने से पहले, अगला सवाल करने से पहले अपन क्या करें कि यहां पर जो भी अपने पास पर्टिकुलर कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन हुआ है वो लिखें, सेल रिएक्शन लिखें और सेल का नोटेशन भी लिखें। सेल का नोटेशन अपन क्यों लिख सकते हैं बताओ? अगर यहां पर कुछ और इलेक्ट्रोड होती तो हम सेल का नोटेशन नहीं लिख पाते, लेकिन जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिंक वाला इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड का नोटेशन लिखना हमें आता है, इसीलिए अपन उन दोनों को मिला के सेल नोटेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले एनोड पे क्या हो गया बेटा, एनोडिक हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड कहां जा रहा है, जिंक 2+ में, और क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सेकंड, कैथोड वाली रिएक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में क्या रिएक्शन होती है, या तो H2 से 2H+ या 2H+ से H2 रिडक्शन हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, 2H+ से क्या बन रहा है, H2 गैस। कितने इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड, सेल रिएक्शन। अब बताओ, कैथोडिक हाफ और एनोडिक हाफ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सेल का रिएक्शन बन जाएगा। लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाओ तो याद रखना कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट होने चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन कौन खा सकता है, कैथोड वाला, ज्यादा तो नहीं खा सकता। इसीलिए अल्टीमेटली नेट रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो ही जाएगा। मिला दो, कितना हो गया ये, Zn सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस, इससे क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस प्लस Zn2 प्लस एक्वस। ये अपने पास कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गया। कोई बोले कि सेल का नोटेशन लिखो, ठीक है, सेल का नोटेशन लिखते हैं। ये बना दिया सॉल्ट ब्रिज। इधर कौन आना चाहिए, एनोड, इधर कौन आना चाहिए, कैथोड। एनोड किसका, जिंक वाले का। जिंक वाले का कैसे लिखते हैं अपन, जिंक सॉलिड से क्या बन रहा है, Zn2 प्लस एक्वस। हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का आयन कहां होगा, सॉल्ट ब्रिज के पास में, और इलेक्ट्रोड कहां होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे लिखा जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिएक्शन तो कौन करता है, हाइड्रोजन गैस और H+, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम इलेक्ट्रोड कौन होता है, प्लैटिनम वायर। तो प्लैटिनम वायर को सबसे एक्सट्रीम राइट में। अब बाकी लिख दो, H+ से H2 गैस बन रहा है, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में H+ आयन है तो H+ एक्वस, और यहां पे कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये सेल का नोटेशन हो गया, सेल रिएक्शन हो गया, एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ की सेल रिएक्शन हो गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, और इस बार कॉपर वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। ठीक है, अब बताओ, जब आपने गैल्वेनिक सेल में बनाया था वो डेनियल सेल, उसमें एक जिंक वाला इलेक्ट्रोड था, एक कॉपर वाला था। कॉपर की टेंडेंसी क्या होती है, रिड्यूस होने की। सॉल्यूशन में से कॉपर 2+ कॉपर की रोड पे आके चिपक जाता है, रिड्यूस होता है वो। तो अगर इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है तो यहां पर हमें कॉपर के इलेक्ट्रोड को क्या बनाना चाहिए, कैथोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या बनाना चाहिए, एनोड। क्वेश्चन हो गया अपने पास, कैलकुलेट या फिर ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपकी मर्जी है तो एसआरपी निकालो, आपकी मर्जी है तो एसओपी निकालो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो सबको पता है कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया नहीं जा सकता, तो अपन क्या करते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ उसका गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना देते हैं। कॉपर की टेंडेंसी होती है बेटा रिड्यूस होने की, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है, इसका मतलब कॉपर को कहां रखना पड़ेगा, कैथोड में। नीचे क्या लगाएंगे, कॉपर 2+ का इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन। तो कॉपर 2+ का इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। तो एनोड किसका बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है, ये प्लैटिनम वायर, यहां पर हाइड्रोजन गैस आ रही है और नीचे अपने पास क्या है, H+ आयन की इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज से आप इसे कनेक्ट कर दो, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके वोल्ट मीटर लगा दो, ताकि वोल्ट मीटर आपको इस पर्टिकुलर सेल का रीडिंग बता दे, इस पर्टिकुलर सेल का सेल पोटेंशियल बता दे। स्टैंडर्ड स्टेट है तो ये क्या बताएगा, E0 सेल। E0 सेल यहां पे निकल के आता है 0.34 वोल्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रीडिंग यहां पर आती है, सही है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। तो SHE का तो पता ही है, इसका बताना है, और दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, E0 सेल। और E0 सेल आपके पास ये वोल्ट मीटर दिखा रहा है, सही। अब आगे आता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, तो कंडीशंस कैसी रखनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कॉपर सल्फेट की 1 मोलर, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर कितना रख देता हूं मैं, लेट अस से कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन टेम्परेचर कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर चलता है। आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट है तो E सेल नहीं आएगा, E0 सेल आएगा। E0 सेल कितना हो जाएगा बेटा, SRP ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है अपने पास, कॉपर वाला। स्टैंडर्ड रिडक्शन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, E0, और रिडक्शन करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉपर 2+2 कॉपर। यही हो रहा है, ये कॉपर की रोड पे सॉल्यूशन में से कॉपर 2+ आयन आके चिपक रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर सॉलिड बन के कॉपर की रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। आगे एनोड अपने पास कौन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, 0। E0 सेल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.34 वोल्ट। एक्सपेरिमेंट करने से आ रही है, मुझे पता है इसलिए मैं यहां पे लिख पा रहा हूं। तो बताओ, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड आपने बनाया है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ गया, 0.34 वोल्ट। साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा वाला है, 2+2 0। वैसे भी इस फॉर्मूले में SRP ही पुट किया जाता है, तो SRP ही आएगा। तो क्या निकल के आया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.34 वोल्ट। आगे वाली बात कि आप इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए या इस पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल के लिए वापस से वही करो, कैथोडिक हाफ बनाओ, एनोडिक हाफ बनाओ, फिर उसके बाद कंप्लीट सेल का रिएक्शन लिखो, और उसके बाद कंप्लीट सेल का IUPAC नोटेशन लिखो। टोटल मिला के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने एक तरीके से, तो लिख देते हैं। हमें कॉपर इलेक्ट्रोड की रिएक्शन भी आती है, हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन भी आती है। तो पहला एनोड कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, H2 से H+ या H+ से H2। ऑक्सीडेशन है तो क्या करना पड़ेगा, H2 को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे और क्या बनाएगा, 2H+ आयन। सेकंड, कैथोड कॉपर वाला है, कॉपर वाले पे क्या होता है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन खाना है तो कॉपर 2+ क्या करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन खाता है और क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड। तीसरा, सेल रिएक्शन, बहुत इजी है। सेल रिएक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैथोडिक हाफ सेल और एनोडिक हाफ सेल को जोड़ दो इस तरीके से ताकि इनके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएं। तो ये बन गया H2 गैस प्लस कॉपर 2+ एक्वस।
इज इक्वल टू 2H प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। सही है। फोर्थ, सेल का जो नोटेशन है वो देना है। सेल का नोटेशन अपन बना सकते हैं क्योंकि दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आता है। दोनों इलेक्ट्रोड को मिला दो, सेल का नोटेशन बन जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट में किसको लिखेंगे, प्लैटिनम वायर को, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन कैरी करने का काम करता है। बाकी आपको क्या करना है, हाइड्रोजन गैस और H प्लस आयन को लिखना है, ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखना है, और साथ ही साथ ये बात का ध्यान होना चाहिए कि जो आयंस होते हैं वो सॉल्ट ब्रिज के पास में आए। तो आप जैसे ही आयन को सॉल्ट ब्रिज के पास में लिखोगे और गैस को फिर इधर लिखना पड़ेगा, तो H2 से H प्लस जा रहा है, ऑक्सीडेशन की टर्म में अपने आप ही आ गया। अगला कॉपर वाला है, तो कॉपर वाले में क्या है, कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रोड है, सबसे एक्सट्रीम राइट में लिख दिया, और कॉपर 2 प्लस आयन है उसको सॉल्ट ब्रिज के पास में लिख दिया। ये नोटेशन हो गया इस पर्टिकुलर सेल का। काफी इजी सा था। जिंक वाला इलेक्ट्रोड और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड दोनों का हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या कितना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है या माना जाता है, फिर बता रहा हूं, ऐसा कंसिडर किया जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने रेफरेंस बनाया और उस रेफरेंस का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 कंसिडर किया गया, और 0 के रेस्पेक्ट में यह पता किया गया कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज्यादा है तो वो रिड्यूस होगा, और किसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 से कम है तो वो क्या होगा, रिड्यूस नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और ऐसे करके क्या करेंगे अपन, जितनी भी इलेक्ट्रोड अपन बना सकते हैं सारे इलेक्ट्रोड को SHE के साथ कनेक्ट करेंगे, वर्किंग सेल बनाएंगे। वर्किंग सेल से अपने पास E0 सेल का वैल्यू आ जाएगा, और E0 सेल की वैल्यू से जितने भी इलेक्ट्रोड मैंने कनेक्ट किया था उन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। उन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू को एक लिस्ट बना देंगे, तो उस लिस्ट को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके।